वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू बच्चा एजुटेक। एक बार फिर मैं रवि भाटी सर आप सभी का बच्चा एजुटेक में स्वागत करता हूं और अगले लेक्चर पे और बढ़ते हैं जिसमें हम सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में हमने स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट सीखा था और डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की थी कि डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होता है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने ये वाली बात की थी कि डॉट प्रोडक्ट A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है और ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं उसके मैग्नीट्यूड, जिसको हम फाइंड करना ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखा। आज की हमारी हेडिंग है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। सर इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कुछ इस तरह से होते हैं A क्रॉस B। ये देखो ये होता है A क्रॉस B, है ना। A क्रॉस B इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इट इज लाइक AB साइन थीटा। अच्छा सर इसका डेफिनेशन ऐसा होता है, यहां पर इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ऐसा लिखा चल गया। यहां जब आप लिखोगे कि A और B का क्रॉस प्रोडक्ट AB sin थीटा होता है तो ये इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि अब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, यहां डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो ये क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है? ये उसका मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड। और ये क्या बताता है? ये बताता है उसकी डायरेक्शन। समझ में आ गया सबको? जब हमने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया था तभी ये बात आपको क्लियर की थी कि कहीं तो भी क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के होते हैं। सर ये क्या है, कैसा है, सब देखते हैं। देखो ये जो A वेक्टर होता है मान लो इस डायरेक्शन में है और ये B वेक्टर है इस डायरेक्शन में, दोनों का बीच में का एंगल थीटा है। जब आप इस वेक्टर को बोलते हो जब आप A का B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाते हो, A का B के साथ डायरेक्शन दे रहे हो A क्रॉस B, तब ये जो वेक्टर होता है इसका जो आंसर आता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन, इसके आंसर की जो डायरेक्शन होती है मैग्नीट्यूड तो ऐसे मिल जाएगा आपको A डॉट B A B sin थीटा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन इसको बाहर आ रही होती है, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर है ना, या ऐसे जा रहे हैं ना बाहर। जब हम इसी वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, एंगल तो अभी भी थीटा है लेकिन B से A, तो B क्रॉस A, इसकी डायरेक्शन अंदर जा रही होती है। सर ये क्या है अंदर बाहर, और डिटेल में बताओ। देखो 3D में बताता हूं। 3D में देखो, मान लो कि ये एक प्लेन है, एक पेपर है ऐसा, मान लो कि ये क्या है, पेपर है ऐसा। इस पेपर पे मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है A बार और ये दूसरा वेक्टर है इस पेपर के ऊपर ही, ये दूसरा वेक्टर है B बार, और दोनों एक दूसरे से कितने अपार्ट है, थीटा एंगल अपार्ट है, दोनों पेपर पे है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पेपर को परपेंडिकुलर और ऊपर की डायरेक्शन में आता है जब आप A का B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, तो A क्रॉस B इस डायरेक्शन में आता है। यही एन कैप होता है, ये एन कैप होता है। एन कैप जो है ना, ये इसके बारे में बात करें, ये ऊपर जा रहा है। जब हम इसको 3D में लिखेंगे, ये देखो ये ऐसा प्लेन लैमिना है, प्लेन पेपर है और इसके ऊपर ये आपका A वेक्टर, ये आपका B वेक्टर, और B से A के लिए हम जब थीटा एंगल अपार्ट B से A मतलब हम B क्रॉस A करेंगे तो पेपर के अंदर चला जाएगा B क्रॉस A। यही एन कैप होता है, नेगेटिव एन कैप। नेगेटिव साइन स्टेट दैट कि वो नीचे जा रहा है, ये पेपर को परपेंडिकुलर, ये भी पेपर को परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई सबको? ये पेपर को परपेंडिकुलर, ये 3D में दिखाया है, ये 2D में दिखाया हुआ है।
कैसे पता चलेगा सर, हम कैसे ये डायरेक्शंस को याद रखेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज गिवन बाय स्क्रू रूल। स्क्रू का रूल, आप सोचो, आपने जब स्क्रू ये किया होता है, टाइट कर रहे होते हैं, तो स्क्रू को जब हम ऐसे घुमाएंगे, देखो स्क्रू ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू किधर आ जाता है? बाहर आ जाता है ना? तो ये बाहर आ गया। ये देखो स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो ऊपर जाएगा, है ना? जब हम स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं, बी से ए, ऐसे अगर आप टाइट करते हो तो स्क्रू अंदर जाता है, यानी अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो हम ड्रिल करते हुए अंदर जाएंगे। तो स्क्रू रूल के हिसाब से, या आप राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हो, या फिर दूसरा रूल आप राइट हैंड थंब रूल। मतलब ये देखो, ये फिंगर्स दिखा रहे हैं कि हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो थंब क्या डिनोट कर रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। देखो फिंगर्स ऐसे जा रहे हैं तो थंब बाहर आ रहा है, जब बी से ए जाओगे तो फिंगर्स ऐसे जा रहे हैं, थंब अंदर जा रहे हैं। बात समझ में आ गई सबको? थंब्स किधर जा? अंदर जा। ये देखो, तो राइट हैंड थंब रूल याद रखो या स्क्रू रूल याद रखो, तो डायरेक्शन मालूम हो जाएगी। ठीक है, अब रही बात मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड होती है वो होती है डिटरमिनेंट मेथड। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट वाली मेथड होती है। मान लेते हैं दो वेक्टर है, एग्जांपल ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, है ना? और बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मान लो ऐसे है। और हमको बोला है फाइंड a क्रॉस b, a क्रॉस b फाइंड करो। अब आप बोलोगे सर थीटा तो गिवन नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो इसको ऐसे फाइंड करना बाय डिटरमिनेंट मेथड। जब आपने 10th स्टैंडर्ड में क्रैमर्स रूल सॉल्व किया होगा तो तब आपको डिटरमिनेंट आया होगा, है ना? तो देखो मैं बता देता हूं आपको कि a क्रॉस b इसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे i j k। क्या लिखोगे? सबसे पहले ऊपर के रो में आएगा i j, फिर आनी चाहिए a के 2 3 5, a के कोएफिशिएंट 2 3 5 और फिर b के कोएफिशिएंट्स 3 2 3। ठीक है, अब डिटरमिनेंट की मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या आएगा डिटरमिनेंट की मेथड से? i कैप इन द ब्रैकेट 3 3 are 9 माइनस 5 2 are 10। ठीक है, ये वाला हमेशा हम साइन चेंज करके लिखते हैं, डायमंड एलिमेंट है ना? माइनस j। 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों को डिटरमिनेंट बहुत ही इजी टॉपिक है, मैथ्स में भी है हमको ये टॉपिक, तो बहुत आसान है, आपको आने लगेगा। देखो बस क्रैमर्स रूल में इसी तरह से किया था। तो आप क्या करोगे? माइनस j कैप, ये वाला रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, 1 2 3 4 एलिमेंट बचे, तो 3 2 are 6 माइनस 5 3 are 15। ठीक है, फिर उसके बाद k कैप प्लस k कैप इन द ब्रैकेट क्या बचता है? 2 2 are, देखो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, इन दोनों को छोड़ देंगे तो ये बचेगा बस। 2 2 are कितना हुआ? 4, है ना? माइनस 3 3 are कितना हुआ? 9। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? i कैप, इसका आंसर आ गया -1। यहाँ पर कितना आएगा? माइनस j कैप इन द ब्रैकेट, इसका आंसर आएगा -9। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा प्लस k कैप इन द ब्रैकेट -5, है ना? ठीक है, अब ये क्या हो गया? यहाँ आ गया माइनस i कैप, माइनस माइनस हो गया प्लस 9j कैप, यहाँ पर कितना हुआ? -5 k। समझ में आ गया? तो ये देखो आपको स्केलर नहीं मिला, कोई नंबर नहीं मिला, आपको वेक्टर में मिला है आंसर बी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमको वेक्टर में आंसर देता है। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमको कैसा आंसर देता है? वेक्टर्स में आंसर देता है। समझ में आ गया सबको? बात समझ में आ गई? ठीक है,
अब इसको और थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं कि चलो ये डिटरमिनेंट मेथड तो आपको समझ में आ गया, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन दोगे सर तो हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाली बात तो हमको समझ में आ गई। अब आती है बात कि सर हम तो मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं ना, ये क्या करने लगे हम? मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो a क्रॉस b, यानी क्या होना चाहिए, 2i प्लस 3j प्लस 5k का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 3i प्लस 2j प्लस 3k के साथ। ऐसा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए सर। आपने पिछली बार भी जब डॉट प्रोडक्ट किया था ऐसे किया, और फिर हमने शॉर्टकट बनाया था कि i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, j को j के साथ मल्टीप्लाई कर दो, k को k के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और इस वक्त आपने पहले शॉर्टकट बता दिया हमको, क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट आपको आना चाहिए, है ना। तो शॉर्टकट तो डिटरमिनेंट है, सॉल्व तो डिटरमिनेंट से करना है, लेकिन ऐसे क्यों नहीं करते? और इससे क्या मीनिंग पता चलता है, और क्या वही आंसर आता है? लेकिन ये थोड़ा सा रॉन्ग कट हो जाता है। देखो अब इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट वही करेंगे, इसको 1 2 3 टर्म मिलेगी, फिर इसका इसके साथ, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। चलो तो चलते हैं। 2i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 3i कैप के साथ, प्लस 2i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 2j कैप के साथ, प्लस 2i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 3k कैप के साथ, फिर प्लस 3j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 3i कैप के साथ, फिर प्लस 3j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 2j कैप के साथ, फिर प्लस 5k कैप का 3j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 3k कैप के साथ में, फिर प्लस 5k कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 3i कैप के साथ में, प्लस 5k कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 2j कैप के साथ, प्लस 5k कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 3k कैप के साथ। ये देखो इस तरह से इतना डिटेल में आपको लिखना पड़ता है। अब समझो। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से 3D की बात करते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, यानी कि i कैप, j कैप, k कैप, इनकी बात। अगर हम यहां पर बोले कि i कैप, j कैप और k कैप तीनों है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के बीच में एंगल कितना बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब i कैप का i कैप के साथ प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट i का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो क्या होगा? i का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है? 0, तो सबका 0, एनीथिंग 0, यानी कि i क्रॉस i का आंसर 0 आएगा सर। ये वाली टर्म 0 हो गई, उसके बाद j क्रॉस j भी 0 हो गया, और कौन 0 हो जाता है? k क्या? k इंटू k भी 0 हो गया। यानी पिछली बार जो 1 होते थे अब वो 0 हो गए। नोट बनानी पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, कौन बच गया? ये 2 हो गया 4, i का j के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ पर हुआ 2 3 6, i का k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, प्लस यहाँ पर कितना हुआ? 3 3 9, j का i के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 3 9, j का k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद में 5 3 15, k का i के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद ये वाली 5 2 10 और k का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। सर ठीक है, हमको ये वाली बात यहां से समझ में आई कि i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0 हो जाएगा, लेकिन इन सब का क्या होगा? i और j के बीच में 90 डिग्री में sin 91 होता है ना। तो सोचो, अब सुनो, उसके लिए शायद याद रखना, इसके लिए आप ऐसे याद रखोगे i j k, i और j का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आंसर आता है k, j और k का होगा तो आंसर आता है i। अगर ये उल्टा हो जाए तो नेगेटिव करना, यानी i और j का क्रॉस प्रोडक्ट आता है k कैप, यानी इसका आंसर आ गया 4k कैप, प्लस i का k के साथ। देखो k i कैप j होता है, i k कैप j नहीं होता, माइनस j होता है, तो कितना हो जाएगा ये? -6 j कैप, ठीक है। समझ में आ गया ना, है ना, ठीक है। उसके बाद में j का i के साथ ऊपर
एक्चुअल में हमें ऐसे जाना है, आई का जे के होता है, तो जे का के कितना होता है माइनस, जे का आई के साथ कितना होगा माइनस के, माइनस 9 के प्लस 9 जे और के, जे के तो सीधा जा रहे हैं हम लोग, सीधा जा रहे हैं तो आई आंसर आ जाएगा 9 आई के। फिर उसके बाद के से आई सीधा जा रहे हैं, जे आएगा तो प्लस 15 जे के। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, के और जे, 10 के जे, के से जे उल्टा जा रहे हैं तो माइनस आई आना चाहिए, तो माइनस 10 आई के। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा सबसे पहले आई वाले तो प्लस 9 माइनस 10, आंसर आ गया माइनस आई के। फिर उसके बाद में माइनस जे प्लस 15, मतलब आ गया आंसर माइनस में 9 जे के। फिर उसके बाद में 4 के और माइनस 9, मतलब माइनस 5 के। तो अगर आपको याद हो, पॉज करो, वीडियो को पीछे ले जाओ और देखो, पहले जब हमने डिटरमिनेंट से सॉल्व किया तब भी यही आंसर आया था। समझ में आ गया? तो चलो, ये जो भी हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया, जो भी सारी चीजें यहाँ पर आपको सिखाई गई, इसके बेसिस पर यहाँ पर हम एक नोट बना लेते हैं। सॉल्व तो हम डिटरमिनेंट से करेंगे, लेकिन नोट बना लेते हैं कि हमने इस चीज से क्या नोट डाउन किया। सर हमने इससे ऐसा नोट किया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज 0। दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0, यानी कि i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k इज इक्वल टू हो गया 0। दूसरी चीज हमने नोट डाउन की, i क्रॉस j सीक्वेंस के साथ गए तो आंसर k आएगा, j क्रॉस k सीक्वेंस के साथ गए तो i आएगा, k क्रॉस i सीक्वेंस के साथ जाएंगे तो हम j क्या बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर सीक्वेंस बदल दिया जाए, j क्रॉस i चले गए तो माइनस होना चाहिए, k क्रॉस j चले गए उल्टे तो माइनस i आएगा, और अगर हम i क्रॉस k करें तो माइनस j क्या आएगा। ये वाली बात हमको याद रखनी है। समझ में आ गया सबको? ये वाली चीज समझ में आ गई? बड़ी अच्छी, बड़ा आसान है, हम ऐसे याद रखेंगे, i j k ऐसे सीक्वेंस के साथ होंगे तो आंसर ऐसे देंगे, है ना, आंसर ऐसे देंगे। अगर i क्रॉस j है तो k, k क्रॉस j i है तो j, और j क्रॉस k है तो i, ऐसे। लेकिन अगर उल्टा चला जाए तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ये यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पर दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है और अगर वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट जब 0 होता है तब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे when a क्रॉस b is equal to 0, vectors are parallel to each other। जरूरी नहीं पैरेलल, कोइंसाइड भी हो सकते हैं, कोइंसाइड या फिर कोइंसाइड भी हो सकते हैं, या फिर कोलिनियर भी हो सकते हैं। वेक्टर कोलिनियर हो सकते हैं, वेक्टर कोइंसाइड हो सकते हैं, वेक्टर पैरेलल हो सकते हैं, अगर उनका कोऑर्डिनेट क्रॉस प्रोडक्ट अगर कैसा हो जाए, 0 हो जाए। चलो एक अच्छा सा सम और कर लेते हैं, बड़ा अच्छा सम यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ये एक नोट हमने यहाँ पे लिखी, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। चलो अच्छा सा सम देते हैं, एग्जांपल दे देते हैं आपको। यहाँ पर मान लो a वेक्टर है ना, दो वेक्टर आपको देता हूँ। मान लो a वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, चलेगा, ठीक है। ऐसा वेक्टर दे देते हैं, b क्या दें, b वेक्टर आपको दे देता हूँ, मान लो i प्लस 2j माइनस k, ठीक है, ठीक है। इस तरह से मैंने ये दो दी, एक काम करता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, माइनस माइनस थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड मॉड ऑफ a क्रॉस b। क्वेश्चन पूछा है फाइंड
मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ, सर मॉड ऑफ कैसे करेंगे? मॉड मतलब क्या होता है भाई? मॉड मतलब होता है मैग्नीट्यूड, है ना? मॉड मतलब क्या होता है? मॉड मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? डिटरमिनेंट आई जे के, यहाँ पर आएगा 2 1 1, यहाँ आएगा 1 2 -1, ठीक है? डिटरमिनेंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आई कैप आएगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का, है ना? ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, -1 -2 माइनस जे इन द ब्रैकेट, -2 -1, फिर प्लस के कैप इन द ब्रैकेट, 2 2 जार 4 -1 × 1 1, ठीक है? बड़ा सिंपल। यहाँ पर कितना आंसर आएगा? यहाँ आएगा -3i कैप, यहाँ कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3j कैप, और यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा +3k कैप। समझ में आया? ये क्या हुआ? ए क्रॉस बी। लेकिन पूछा क्या गया? पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए क्रॉस बी इज नथिंग बट इक्वल टू √ ऑफ इसका स्क्वायर, है ना? इससे पहले मैग्नीट्यूड के सम हमने सॉल्व किए हैं और हमको आता है मैग्नीट्यूड निकालते। तो ये हो गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 + 9 + 9, 9 + 9 + 9 कितना हो जाता है? √ ऑफ 27। ये काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, 27 मतलब 9 × 3, यानी कि 3√3 यूनिट्स। समझ में आया सबको? बड़ा अच्छा सवाल था। मैग्नीट्यूड पूछा था तो मैग्नीट्यूड आया। देखो, अ नंबर विद द यूनिट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। तो कभी कभी वेक्टर प्रोडक्ट में भी मैग्नीट्यूड पूछा जा सकता है। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि कहीं तो भी मैग्नीट्यूड को किस तरह से फाइंड किया जाता है, और ये हमने फाइंड आउट किया। तो ये काफी सारी डिटेल्स आपको वेक्टर के बारे में बता दी गई। अगर तो बोलेगा सर वर्ड प्रॉब्लम्स, एक आधा वर्ड प्रॉब्लम लेते तो अच्छा लगता, तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम बता देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बता देते हैं। चलो, ये वाला हो गया। वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए। वर्ड प्रॉब्लम बनाता हूं। when a force of 2i cap plus 3j cap minus k cap is applied to an arm of length I plus 2j plus 5k, है ना? 2i plus 3j plus 5k. Find torque at one end if it is rotated. मतलब मान लो अगर एक रॉड है जिसकी लेंथ कुछ इस तरह से हमको दिया हुआ है, आर है ये, और वहां पर ऑफ लेंथ बोलने से अच्छा ऑफ परपेंडिकुलर आर्म ऐसे ऑफ इज अप्लाइड टू एन आर्म whose perpendicular displacement is this much, है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इतनी है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे टॉर्क तो हमारे लिए नया हो गया। टॉर्क इससे डिनोट किया जाता है, टाउ से। टॉर्क कैसे डिनोट किया जाता है? टाउ से। सो टॉर्क इज नथिंग बट इक्वल टू r क्रॉस f। r वेक्टर का f के साथ में का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं कहीं तो भी टॉर्क। तो टॉर्क कितना आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा I J K, R कितना है यार? 3 2 5, ये कितना है? ये है 2 3 माइनस, ठीक है? सॉल्व करते हैं, कितना टॉर्क आएगा? वर्ड प्रॉब्लम बना लिया हमने आपके लिए। I कैप इन द ब्रैकेट -2 -15 माइनस J कैप इन द ब्रैकेट -3 -5 = 10 प्लस
k कैप इन द ब्रैकेट 9 माइनस 4, ठीक है। कितना आएगा, यहाँ पर आएगा -79 कैप, है ना, -79 कैप। यहाँ पर कितना आएगा, +13 j कैप, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा +5 k कैप। समझ में आया? सो टॉर्क भी क्या है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने यहाँ पर देखो वेक्टर बताया, उसको ऊपर से बाहर लगा दिया तो इसको वेक्टर बताया। समझ में आ गया? तो ये था हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर को हमने आपको पढ़ाया। इस चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। एक बार शॉर्ट रिवीजन आप लोगों को इस पूरे चैप्टर की दे दी जाए, एक शॉर्ट में बता दिया जाए कि ये पूरा चैप्टर आपको जो भी पढ़ाया गया किस तरह से पढ़ाया गया। चलो तो आपको एक बार शॉर्ट में सब चीजें यहाँ पर मैं बता दूं कि किस तरह से आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया गया। तो वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले हमने आपको बताया, सबसे पहले हमने वेक्टर अलजेब्रा में आप लोगों को समझाया कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। सबसे पहले आपको समझाया गया कि स्केलर कौन से होते हैं और वेक्टर कौन से होते हैं। तो स्केलर्स वो होते हैं जिनको मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और वेक्टर्स वो होते हैं जिनको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है ना। उसके बाद हमने जो है स्केलर वेक्टर्स के एग्जांपल भी आपको दे दिए थे, विद एग्जांपल ये आपको समझा दिया गया, विद एग्जांपल। फिर उसके बाद अगली जो चीज थी वो आपको पढ़ाई गई इसकी एडिशन के अलग अलग रूल थे, एडिशन के अलग अलग रूल थे, जिसके अंदर हमने आपको बताया एडिशन के रूल जो बोलते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर उसके बाद में उसमें हमने समझाया था आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे कहीं तो भी हमने इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का भी एक्सप्रेशन देखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का एक्सप्रेशन जो हमको बताया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, v²+q² cos थीटा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, है ना। और फिर उसके बाद में अल्फा का भी हमने बनाया था tan इनवर्स ऑफ, है ना, क्या था, q cos थीटा अपॉन e प्लस q cos थीटा, है ना। इस तरह से ये वाली चीज हमने बनाई। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे, फिर हमने यहाँ पर कहीं तो भी इसका मैग्नीट्यूड देखने के बाद में रिजोल्यूशन भी सीखा है कि वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। साइन थीटा वाले कंपोनेंट में, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट में एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। जो थीटा के पास वाला कंपोनेंट होता है वही हमारा जो है कॉस कंपोनेंट होता है, जो थीटा के पास होता है वही कॉस होता है। ये वाली बात हमने वहां पे सीखी। फिर उसके बाद हमने रिजोल्यूशन के अलावा इसके अंदर 3D भी सीखा, 3D मतलब क्या होता है। फिर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में सीखा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसके अंदर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ये दो वेक्टर्स प्रोडक्ट होते हैं। और इसके अंदर आपको जरा डिटेल में स्केलर वेक्टर दोनों चीज समझाई गई और इनके सारी कंडीशंस भी आपको याद दिलाई गई। तो होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। रेगुलरली हम आपको इसके ऊपर के बेसिस कुछ क्वेश्चंस भी देते रहेंगे। जुड़े रहिए बच्चा एजुटेक के साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। आप रवि भाटी सर के इन लेक्चर्स को जरूर लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। बच्चा एजुटेक आपकी JEE और NEET को बिल्कुल एकदम ज्यादा सीरियसली आपकी केयर करता है। आपको हमेशा इसी तरह से बड़ी डिटेल में सारा फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स भी समझाते रहेंगे, आपको सारा नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमें सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह से हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी आपके फ्रेंड्स को कहिए कि हमारे लेक्चर्स जरूर देखें। थैंक यू सो मच। मैं रवि भाटी सर आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड पढ़ाई कीजिए जरूर, कीप स्टडिंग और अलग अलग